सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण में वर्णों का उच्चारण हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में स्वर वर्णों का उच्चारण पढ़े थे। आज हम लोग व्यंजन वर्णों का उच्चारण पढ़ेंगे। इसी के बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण में सबसे पहले हम लोग व और ब का उच्चारण देखेंगे। व और ब का, तो व जो है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ का मतलब दांत और ओठ के संयोग से जो शब्द बनता है वह दंतोष्ठ कहलाता है। तो वही दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। साधारणतः हिंदी भाषा में हम लोग उनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, व और ब में। इसका नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भी छोटी छोटी भूलें हो जाया करती हैं। जैसे वेद को वेद और वायु को वायु कहना खराब लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन हिंदी में तो बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त जो है व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। मूल बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण, हिंदी भाषी जो है वो बोलचाल में, माने हिंदी भाषी मतलब हम लोग बोलचाल में व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं। इसीलिए लिखने में छोटी भूल हो जाया करती है और इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थ का सीधे अनर्थ हो जाता है। अर्थ का शब्द का अर्थ बदल जाता है कहिए। जिसे उदाहरण इसका मान लीजिए कि अगर हम लोग वास लिखते हैं, वास, वास, वास मतलब हो गया रहने का स्थान कहिए, या रहने का स्थान या निवास कहिए, या निवास। और अगर यही वास को बास कह दीजिए तो बास मतलब हो जाता है सुगंध। तो व और ब बहुत हल्का, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा लिखावट पर ध्यान देने के चलते यह अशुद्धि हो जाता है, जिसके चलते इसका अर्थ सीधे बदल जाता है। दूसरा उदाहरण वंशी। वंशी, वंशी मतलब मुरली बजाने वाला। और वंशी के जगह अगर यही व के जगह ब हो गया बंसी, बंसी क्या हो गया? बंसी से मछली फंसाया जाता है देहात में, तालाब में, मतलब मछली फंसाने का यंत्र कहिए, या मछली पकड़ने वाला औजार कहिए, हाँ जाल कहिए, जो कहिए, मछली फंसाने का यंत्र। इसी प्रकार वेग, वेग मतलब गति, इतना वेग से वो दौड़ रहा है, इतना वेग से हवा चल रही है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। यही वेग के जगह अगर हम लोग लिख देंगे वेग, वेग मतलब
थैला जो बनता है किताब कॉपी ढोने वाला, पीठ पर रख कर चलने वाला, वही थैला हो गया। इसी प्रकार वाद, वाद मतलब हो गया मुक्त, और बाद, बाद मतलब हो गया, वाद की जगह बाद पर हो गया, बाद मतलब उपरांत, उपरांत माने बाद में। इसी प्रकार आगे वाह, वहन करने, या ढोए कहिए वहन करने योग्य, और वाह कहिएगा तो उसका अर्थ वहन, वहन करने योग्य। आप बाह्य कह दीजिए तो हो जाएगा बाहरी, माने बाह्य, कोई बाह्य व्यक्ति आया है, माने बाहरी आदमी आया है। ये हुआ इसका उदाहरण व और ब का। अब हम लोग देखेंगे ऐसे हम लोग हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोश जो है उसमें एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में एक ही ब है, वह नहीं है। लेकिन हिंदी में हम लोग के भाषा में ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बताने के लिए व और ब के अस्तित्व को हमेशा बनाए रखना है। इसी प्रकार अब हम लोग अड़, और ढ, इसका उच्चारण देखेंगे। ये दोनों हिंदी वर्णमाला के नए वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों का संस्कृत में अभाव है, संस्कृत में बहुत कम प्रयोग हुए हैं। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है, लेकिन वास्तव में ये वैदिक वर्णों कौन, क और क के विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में हो ही होता है, जब होगा तब। ड और ढ का प्रयोग जब होगा तो कोई शब्द के बीच में या अंत में होगा, पहले नहीं। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें ऊपर फेंका हुआ व्यंजन अर्थात सिप्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या होगा, सड़क। इसमें देखिए ड जो है सो बीच में है, हाड़ डापी अंत में है, गाड़ी ड अंत में है, पकड़ना इसमें भी वही है बीच में, चढ़ाना, गढ़, और ऐसे बहुत शब्द हैं ड और ढ। तो अब हम लोग तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स का उच्चारण देखेंगे। तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। तालाब स के उच्चारण में हमारा जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है। पर मूर्धन्य स के उच्चारण में जो हमारा जिह्वा है वह मूर्धा को स्पर्श करती है। इस कारण तालाब्य स तालाब्य वर्ण है और मूर्धन्य स मूर्धन्य वर्ण है। हिंदी में अब मूर्धन्य स का उच्चारण तालाब्य स के समान होता है, करीब करीब। मूर्धन्य स वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है। याद रखना है, मूर्धन्य स वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में मतलब लिखने में है। सामान्य रूप से मूर्धन्य स का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है,
जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, विषम मतलब कठिन, कषाय इत्यादि बहुत ऐसा शब्द है। अब तालाब स्वर और दंत स्वर के उच्चारण के बारे में देखिए। तालाब स्वर और दंत स्वर के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ तालाब स्वर के उच्चारण में हमारा जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ दंत स्वर के उच्चारण में जिह्वा हमारा जो है वो दांत को स्पर्श करती है। तो श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, तालाब श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन और ऐसा बहुत इत्यादि। और हिंदी की बोली जो है, हिंदी भाषा, उसमें तालाब स मूर्धन्य स का स्थान दंत स ने ले लिया है। तालाब स और दंत स के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाता है, ये बात ध्यान रखना है, और उसका अर्थ सीधे बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को देखिए आप, कुछ उदाहरण है, कुछ शब्द है तालाब स और दंत स का, जिससे उसका सीधे अर्थ बदल जाएगा अगर गलत लिख दिए तो, चाहे उच्चारण गलत कर दिए तो। जैसे अंश, अंश, तो ये अंश मतलब हुआ भाग, और अगर अंश में दंत स हम लगा दिए तो अंश मतलब हो गया कंधा। इसी प्रकार तालाब स से अगर शकल, शकल हम लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ खंड, और अगर सकल दंत स वाला हम लोग लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा सारा, सकल समाज मतलब सारा समाज। वैसे ही तालाब स से हम लोग अगर सर लिखते हैं तो इसका हिंदी होगा बाण, और दंत स से हम लोग सर लिखते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा तालाब। सर मतलब महाशय नहीं, अंग्रेजी का शब्द है SIR सर, वो हिंदी से लिखा था हिंदी में, लेकिन इस सर का हिंदी का मतलब हो जाएगा तालाब। इसी प्रकार आगे अगर हम लोग लिखते हैं शंकर तालाब से, तो शंकर मतलब हो गया महादेव, महादेव जी जो है वो शंकर। और तालाब दंत स से जब हम लोग शंकर लिखते हैं तो इस शंकर का मतलब हो गया मिश्रित। इसी प्रकार स्व मतलब कुत्ता, और दंत स से स्व हुआ, उसमें स्व मतलब हुआ अपना। इसी प्रकार शांत, तालाब स से शांत मतलब धैर्य युक्त, और दंत स से शांत मतलब अंत सहित। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोग को हमेशा ध्यान देना है। तालाब स और दंत स का अगर अशुद्ध उच्चारण हम लोग करते हैं तो उससे गलत शब्द बन जाता है, उसका अर्थ सीधे बदल जाता है। अब हम लोग ड और ढ का उच्चारण देखेंगे। तो इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वित्व में और ह्रस्व के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद अनुशासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे डाका,
डमरू, ढाका, ढकना। ये सब जो है कुछ क्या है, शब्द के आरंभ में है सब, ड ड ढ ढ। इसी प्रकार है और है इसमें, इसी प्रकार गड्ढा, गड्ढा, बाद है खड्ढा, गड्ढा में गड्ढा, खड्ढा। ये कुछ है दूसरा में है, द्वितीय में है। इसी प्रकार दंड, पिंड, चंडू, मंडप इत्यादि और है। इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर के पश्चात है, ह्रस्व स्वर के पश्चात है। ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुशासिक व्यंजन के संयोग पर, ह्रस्व स्वर के पश्चात यहाँ और अनुशासिक व्यंजन के संयोग पर, इसमें भी तो यह है ड और ढ का उच्चारण। ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में और द्वितीय में ही हो, आरंभ में और द्वितीय में, साथ ही साथ ह्रस्व स्वर के बाद अनुशासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे इसका उदाहरण ये हुआ। अब आज की क्लास में आप सब लोग को इतना ही, शेष अगले क्लास में आप लोगों को संयुक्ताक्षर का उच्चारण और आगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग बताया जाएगा। तब तक के लिए शुभ दिन।